स्वतंत्र भारत में राजनीति, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये हमारी दूसरी बुक है और हम अब दूसरी बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि पेपर में हमारी मदद हो सके। तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती या चुनौतियाँ, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है? तो इसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक है नए राष्ट्र की 3 चुनौतियाँ क्या थी? या राष्ट्र निर्माण की 3 प्रमुख चुनौतियाँ क्या थी? तो राष्ट्र निर्माण की पहली जो चुनौती थी वो थी विविधता में एकता स्थापित करने की। ठीक है? तो भारत जैसे विशाल और विविध देश में या विविधतापूर्ण देश में जहाँ पे अलग-अलग भाषाएँ, अलग-अलग धर्म को अलग-अलग धर्म के जो लोग हैं, उनको एक सूत्र में पिरोना हमारे देश के सामने सबसे पहली चुनौती थी। दूसरी चुनौती लोकतंत्र की स्थापना करना। तो संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक ढाँचा तैयार करना, चुनाव करवाना, ये हमारे देश के सामने दूसरी जो है महत्वपूर्ण या जो है बड़ी चुनौती थी। तीसरी चुनौती क्या समान विकास करना, डेवलपमेंट फॉर ऑल मतलब सबके लिए विकास हो सके, केवल कुछ वर्गों का नहीं बल्कि पूरे समाज का आर्थिक विकास करना और गरीबी हटाना, ये हमारे देश के सामने 3 चुनौतियाँ थी जो कि बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी। ये पेपर में कई बार आया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है इससे, ठीक है? कि हमारे देश की मुख्य चुनौतियाँ देश के सामने मुख्य चुनौतियाँ क्या थी आज़ादी के बाद, ठीक है? आगे अगर हम बात करें विभाजन प्रक्रिया और इसके परिणाम की, ठीक है? पार्टीशन प्रोसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले ये कि विभाजन हुआ किस आधार पे था? तो हमारे देश का जो विभाजन था वो द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी कि टू नेशन थ्योरी के आधार पे हुआ था। किसके आधार पे हुआ था? टू नेशन थ्योरी के आधार पे हुआ था। अब ये टू नेशन थ्योरी है क्या? तो मुस्लिम लीग जिसमें खास करके मोहम्मद अली जिन्ना ने यह सिद्धांत दिया था कि भारत 2 कौमों का, हिंदू और मुसलमानों का देश है। इसलिए मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान होना चाहिए। तो ये था द्विराष्ट्र सिद्धांत, ठीक है? टू नेशन थ्योरी। अब विभाजन में समस्या क्या थी? बोल तो दिया गया कि जो मुस्लिम लोग होंगे उनके लिए अलग देश होगा पाकिस्तान, लेकिन हमारे देश में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ पे मुस्लिम ना रहते हों या कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ पे हिंदू ना रहते हों, ठीक है? कुछ क्षेत्र थे जहाँ पे आबादी काफ़ी बड़ी थी, तो सीमा का निर्धारण करना मुश्किल था क्योंकि पंजाब और बंगाल में आबादी मिली-जुली थी और हमें पता है कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो दंगाग्रस्त क्षेत्र थे या राज्य थे वो पंजाब और पश्चिम बंगाल थे, ठीक है? उस समय पे बंगाल कहा जाता था। परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम ये हुआ कि इतिहास का सबसे बड़ा और दर्दनाक आबादी का स्थानांतरण था। इसमें हिंसा हुई, दंगे हुए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, शरणार्थियों की समस्या इसके कारण उत्पन्न हुई, ठीक है? अगले अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें इसमें, तो वो है रजवाड़ों का विलय, ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो आज़ादी के समय भारत में 565 रजवाड़े थे, ठीक है? कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी? 565। तो उन्हें विकल्प दिया गया। क्या विकल्प दिया गया? कि यदि आप भारत में मिलना चाहते हैं, तो भारत में मिलिए, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में जाइए और अगर अपने आप को आप स्वतंत्र रखना चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है? तो फिर इसमें आती है सरदार पटेल की भूमिका। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी सूझबूझ से लगभग सभी रजवाड़ों को भारत में शामिल होने के लिए मना लिया। इसलिए हम इनको लौह पुरुष भी बोलते हैं, ठीक है? भारत का लौह पुरुष कहते हैं। अब इन्होंने जिस पत्र पे सहमति के हस्ताक्षर करवाए, उस पत्र को कहा जाता है सहमति पत्र, लेकिन इसको सहमति पत्र की जगह मैं ये कहूँगा कि आप इंग्लिश में याद कीजिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तौर पे। तो रजवाड़ों के शासकों ने इसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके भारत में विलय को स्वीकार किया। अब क्या थी कि कुछ ऐसी रियासतें भी थी, जिनको मिलाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो रियासतें थी जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर। तो इनके विलय विलय में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आई। अगले अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें, तो वो है हैदराबाद और मणिपुर का विलय। ठीक है, हैदराबाद का जो विलय है वो कई बारी आ चुका है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मणिपुर का आया नहीं है, मणिपुर से एमसीक्यू के क्वेश्चन्स बनते हैं ज़्यादातर। जैसे अगर हम बात करें हैदराबाद की पहले बात कर लेते हैं, तो यहाँ के शासक को निज़ाम कहा जाता था। ठीक है, तो निज़ाम ने ये कोशिश की कि भाई हम आज़ाद रहेंगे। तो भारत सरकार ने बोला कि आप ठीक और भारत सरकार से बातचीत में ये तय हुआ कि हम यथास्थिति बनाए रखेंगे 1 साल तक,
ठीक है? लेकिन क्या हुआ कि 1 साल पूरा होने से पहले जो है वहाँ की जनता ने आंदोलन कर दिया और जिसके कारण क्या हुआ कि निज़ाम ने अपनी सेना, ठीक है, अर्धसैनिक बल जिसको रज़ाकार कहा जाता है, उनको जो है भेजा, जिन्होंने जनता के ऊपर काफ़ी ज़ुल्म किए। जिसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के ज़रिए 1948 में हैदराबाद को भारत में मिला लिया। ठीक है? तो ये था हैदराबाद का विलय। अब अगर हम मणिपुर की तरफ चलें, तो मणिपुर जो यहाँ के राजा थे उनका नाम था बोधचंद्र सिंह। तो इन्होंने क्या किया कि भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर किए, लेकिन आंतरिक दबाव के कारण वहाँ 1948 में चुनाव हुए। तो मणिपुर भारत का पहला भाग था, जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पे वोटिंग्स हुई। तो मणिपुर वाज़ द फर्स्ट स्टेट, ठीक है? जहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लाया गया, ठीक है? अगले टॉपिक की अगर हम बात करें राज्यों का पुनर्गठन, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की मांग उठी, ठीक है? अब इसमें एक व्यक्ति है जिनका नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इनके कारण भाषा के आधार पे पहला राज्य बना। इनका नाम है पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है? तो आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए उन्होंने 56 दिनों की भूख हड़ताल की और इस भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। अब मृत्यु हुई तो जो है उस एरिये में आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में काफ़ी भारी दंगे हुए, जिसके कारण 1952 में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया और भाषा के आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना, ठीक है? अब अगर हम आगे बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, 1953 केंद्र सरकार ने राज्यों की सीमाएं तय करने के लिए यह आयोग बनाया था। इसकी सिफारिशों पर 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है? तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी? तो इसकी सबसे पहली सिफारिश थी, वो क्या? भाषाई आधार पे। इन्होंने बोला मतलब जो आयोग है इसकी सिफारिश थी कि राज्यों का गठन उनकी भाषा के आधार पर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि समान भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रह सकें। दूसरी सिफारिश क्या थी? त्रिस्तरीय ढांचे को समाप्त करने की सिफारिश की, ठीक है? तो पहले जो राज्यों का त्रिस्तरीय ढांचा था, जिस पे रियासतों को अलग रखा जाता था, स्वतंत्र राज्यों को अलग रखा जाता था, ठीक है? तो इस तरीके से जो है त्रिस्तरीय ढांचे होते थे, ए, बी, सी, उसको कई बारी 4 स्तरीय ढांचा भी बोला जाता है, डी के रूप में भी देखा जाता है, तो उसको समाप्त करने की जो है बात की गई या सिफारिश रखी, किसने? राज्य पुनर्गठन आयोग ने। इसके अलावा अगर हम तीसरी सिफारिश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों को उनके निकटतम राज्य में विलय करने की सिफारिश किसने रखी? राज्य पुनर्गठन आयोग ने रखी। तो ये इस चैप्टर की सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो यहाँ से खत्म होते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ओके।